नेक्स्ट टॉपिक इज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा है कि माइक्रोब्स को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हम माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स में किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि हम माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब लिविंग होता है, कंट्रोल करने का मतलब किसी भी चीज़ को मेंटेन करना या फिर रेगुलेट करना। तो बायो कंट्रोल का मतलब ये होगा कि जितने भी पेस्ट या डिसीज़ करवाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स में अलग अलग तरीके की डिसीज़ करवाते हैं, बीमारियाँ करवाते हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके कंट्रोल करना। मीन्स बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करके बीमारी कराने वाले जो पेस्ट हैं या जो इंसेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना, तो उसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल। यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर है वो माइक्रोब्स के बारे में है, तो इस टॉपिक में भी हम यही बात करेंगे कि वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं। तो अब इनके एजेंट्स कौन होंगे? कुछ माइक्रोब्स होंगे। तो उसका मैं आपको कॉमन एग्जांपल देती हूँ जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। इसको हम बीटी भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें दो चीज़ें जाननी है कि दो टर्म्स होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल मेथड जो प्लांट के रिगार्डिंग में यूज़ करते हैं, और एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये दो टर्म से, एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरी कौन सी? कन्वेंशनल मेथड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा तरीका है क्रॉप प्रोडक्शन करने का जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो कि नॉर्मली मेथड्स चलते आ रहे हैं, तो उसमें हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? नो केमिकल्स। सो विच वन इज़ बेटर? मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग ही तो बेटर होगी ना, क्योंकि जो केमिकल्स हैं, मतलब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये इतने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और जो पूरी क्रॉप प्रोडक्शन हम जो करना चाहते हैं उसके लिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ कम से कम हो, इसलिए वी आर शिफ्टेड टूवर्ड्स दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं, और ना ही वीडिसाइड का यूज़ करेंगे। जो अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं ना, उनको वीड कहते हैं, और उनको किल करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है वो वीडिसाइड्स होते हैं। तो वो वीड को तो किल करेगा, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो डिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, तो वो उनको भी ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अलॉन्ग विद दिस, ये जो पेस्टिसाइड्स है ये बहुत ही मेजर फैक्टर है पॉल्यूशन करवाने का, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन भी। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी पेस्ट होते हैं उनको कम्प्लीटली इरेडिकेट करने से बेटर है, मतलब कम्प्लीटली उस क्रॉप प्रोडक्शन से बाहर निकालने से बेटर है कि हम उनको, पेस्ट का, उन इंसेक्ट्स का इस तरीके से यूज़ करें कि वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ना, जैसे जो फूड चेन होती है उसको मेंटेन कर सकें। मतलब अगर हम ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर सकती है? क्रॉप को डैमेज कर सकती है, उसको ख़राब कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मॉस्किटोज हो गए, एफिड्स हो गए, तो इनको हमें भगाना है अपनी क्रॉप पे से। मतलब जहाँ पे हमारी खेती है, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इन मॉस्किटोज और एफिड्स को नहीं चाहते हैं। तो हम ये नहीं करेंगे कि इंसेक्टिसाइड्स को लाकर छिड़क देंगे ताकि मॉस्किटोज किल हो जाए। हम ऐसा तरीका अपनाएंगे कि कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे जो कि इन इंसेक्ट्स को किल कर देगा, और जब ये इंसेक्ट्स किल हो जाएंगे तो इनका फूड मिल जाएगा, और जो हमारी जो क्रॉप होगी उसका प्रोडक्शन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे ड्रैगन फ्लाई हो गया, दूसरा होता है लेडी बर्ड। ये एग्जाम्पल हमको एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये जो बर्ड्स है, ये जो ड्रैगन फ्लाइज है, इनका यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए। कहाँ से? जो हमारी फील्ड है वहाँ से। इन दोनों के अलावा मैंने आपको यहाँ पे बीटी का एग्जाम्पल बताया था, जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस thuringiensis। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऐसे जीन्स को कैरी करेगा जो किसी भी इंसेक्ट को किल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, या फिर ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं वो जीन जो कि उन इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं, जो कि हमारी पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्लियर है? तो ये जो बैसिलस thuringiensis है, ये क्या करेगा? इन एक्टिव टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, जिसको हम सैशे के अंदर, यानी कि कोई भी पाउच के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि जो ऐसा सब्सटेंस है उस सैशे के अंदर, उसको हमने बैसिलस thuringiensis से ऑब्टेन किया है। तो वो जो सब्सटेंस होता है, जो वो पाउडर होता है, उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं फार्मर्स, और उसको जो उनकी क्रॉप होती है उस पर छिड़क देते हैं। तो फिर तो ये केमिकल की तरह हो गया है, और हमने ये पढ़ा है कि हम तो केमिकल्स को यूज़ ही नहीं करेंगे। तो फ़ायदा ये हुआ कि जो बैसिलस thuringiensis हैं वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं।
मीन्स स्पेसिफिकली जिस इंसेक्ट से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये जो टॉक्सिन है ये सिर्फ हमको उन्हीं इंसेक्ट से छुटकारा दिलाएगा। और ये किसके लिए यूज़ किया गया था? ये कैटरपिलर के लिए यूज़ किया गया था, जो कि बटरफ्लाई की एक स्टेज होती है, उनकी जो पूरी लाइफ होती है उसकी एक साइकिल में आती है। तो ये फीडिंग स्टेज होती है बटरफ्लाइज की, और ये इतना ज़्यादा फीड करते हैं खेती के ऊपर कि धीरे धीरे पूरी खेती डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस कैटरपिलर से छुटकारा पाने के लिए बैसिलस थुरेजेनेसिस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाएगा। बीटी कुछ ऐसे इनएक्टिव टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है जिसको वाटर में मिक्स करके जो फार्मर्स होते हैं वो पूरी क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब कैटरपिलर्स उसकी पत्तियों को खाना शुरू करेंगे या स्टार्ट करेंगे, जिस पर हमने किसको स्प्रे कर रखा है, इनएक्टिव टॉक्सिन को स्प्रे कर रखा है, तो वो जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, और जैसे ही वो उसकी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो वो जैसे ही उसके गट में जाएगा वो एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के गट के अंदर एल्कलाइन मीडियम होता है, और यही वो मीडियम है जिसके अंदर प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। इसको प्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं। और एज अ रिजल्ट जो इंसेक्ट के गट के अंदर जो लाइनिंग थी, जो एपिथेलियल सेल्स, जो टिश्यूज़ प्रेजेंट थे, वो डैमेज हो जाते हैं और फिर कैटरपिलर की डेथ हो जाएगी। तो इसमें हमने ये देखा कि हमने टारगेट स्पेसिफिक केमिकल्स का यूज़ किया। मतलब हम इसको केमिकल इस तरीके से नहीं बोल सकते कि एक इंसेक्टिसाइड है या एक पेस्टिसाइड है। बेसिकली वो क्या है, वो टारगेट स्पेसिफिक है, तो वो किसी भी दूसरे प्लांट्स को या जो फ्रूट्स या जो वेजिटेबल है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था जो प्लांट की जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने में, बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ करें। तो इनका यूज़ कर करके हमने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं। तो इसको ऐसे बोला जाता है बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ठीक है, ऐसा बोला जाता है फिर इनको। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। इन सब में हमने किसका यूज़ किया था? बैसिलस थुरेनजेनेसिस का यूज़ किया था। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमने क्यों यूज़ किया था, इसकी ज़रूरत क्या थी? क्यों? क्योंकि प्लांट्स को हम डिसीज़ रेजिस्टेंस बनाना चाहते थे, और साथ ही साथ उनको ये इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से बचाना चाहते हैं। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? बैसिलस थुरेनजेनेसिस के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ है जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ की जाती है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है ट्राइकोडर्मा का, और उसके अलावा एक और एग्जाम्पल दे रखा है न्यूक्लियोपॉलीहेट्रोवायरस। ये जो सॉइल के अंदर जो पैदा होने वाले जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना, उनके अगेंस्ट ये काम करता है, और प्लांट्स के अंदर जो बीमारियां होती है इंसेक्ट से या पेस्ट से, ये उनको उनसे बचाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोपॉलीहेट्रोवायरस है, ये क्या है? ये वैक्यूलोवायरस का जीनस है। किसका है? वैक्यूलोवायरस का जीनस है। कौन? न्यूक्लियोपॉलीहेट्रोवायरस। और इसको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं क्योंकि IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? जब हम एक साथ लार्ज स्केल पर काफ़ी ज़्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे, तो अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो उनसे अपनी खेती को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसेक्ट का यूज़ किया जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं IPM। ये एक पूरा प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब आपसे क्वेश्चन ये आता है कि बैक्यूलो वायरस का जीनस क्या है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायो कंट्रोल एजेंट्स।